जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हमने पढ़नी है एनालिसिस ऑफ डाइट या कोई भी हम इनटेक कर रहे हैं तो वो कैसे हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जो हम एनालिसिस ऑफ डाइट करते हैं उसका पर्पस ये है कि हम न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करते हैं। जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो डिटरमिन करता है कि फिजियोलॉजिक न्यूट्रिएंट नीड्स जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की फुलफिल हो रही है कि नहीं। द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट इनटेक एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इक्वल्स दैट न्यूट्रिशनल स्टेटस. When adequate nutrients are consumed to support the body daily need, including any increased metabolic demand, the person move into optimal nutritional status. Adequate intake promote growth and development, maintain general health, support activities of daily living, and help protect the body from disease and illness. जो भी हम intake कर रहे हैं उसका पर्पस होता है कि वो एक ग्रोथ करे बॉडी की, उसकी डेवलपमेंट करे, उसकी जनरल हेल्थ मेंटेन करे, सपोर्ट करे उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज को और उन्हें प्रोटेक्ट करे फ्रॉम एनी डिजीज और इलनेस. Accurate assessment of dietary intake is essential for researchers and public health practitioners to make advancement in public health, especially for population groups that display high disease prevalence rate. अच्छा, अब जितने भी आपने अक्सर पब्लिक हेल्थ लेवल पे होता है कि आप जो है वो कम्युनिटी लेवल पे कोई भी इंटरवेंशन जो है वो अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। तो उसमें फिर आप एक इंडिविजुअल को एड्रेस नहीं करते, आप कम्युनिटी की जो नीड्स हैं और जो कम्युनिटी की डेफिशिएंसीज है उन्हें एड्रेस करते हैं। सपोज अगर आपने नेस्विटा का जो भी एड देखा है उसमें उन्होंने ये फील किया, उन्होंने ऑब्वियसली सर्वे कंडक्ट किया होगा और उन्होंने ये फील किया होगा कि जो फीमेल्स हैं उनमें कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उन्होंने उस मिल्क को जो है वो कैल्शियम विटामिन डी फोर्टिफाइड बनाया और उन्होंने एक इंटरवेंशन अप्लाई की एट कम्युनिटी लेवल। और ये जो है वो रिसर्चर्स या पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो करते हैं। Appropriate assessment technique can detect a nutritional deficiency in early stage of development, allowing dietary intake to be improved through nutrition support and counseling before a more severe condition develop. जो सबसे बेसिक चीज है जिससे हम डिटरमिन कर सकते हैं बिफोर किसी भी केमिकल टेस्ट को अप्लाई करने से, साइन सिम्टम को डेवलप होने से पहले, हम जो भी है किसी भी चीज का न्यूट्रिएंट इनटेक जो है इंडिविजुअल का वो चेक करके डिटरमिन कर सकते हैं कि उनमें कोई डेफिशिएंसी हो रही है कि नहीं हो रही. Personal intake is influenced by factors such as economic variation. Obviously जो हमारे पास लो इनकम क्लास इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप हैं उनमें डेफिशिएंसीज के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। क्योंकि उनको खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात है, वो न्यूट्रिशन को क्यों उस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर उनको खाना मिल रहा है उनके लिए यही सबसे बड़ी बात है, वो उसमें ये थोड़ी देखेंगे कि उसमें कार्ब कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं, फैट्स कितने हैं. ईटिंग बिहेवियर्स जनरली जो भी ईटिंग बिहेवियर हमारे आते हैं, जैसे बच्चे हैं पिकी ईटर्स होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स होते हैं वो पिकी ईटर्स होते हैं, उनको इमेज कॉन्शियस होते हैं वो, स्पेसिफिकली जो एडोलेसेंट फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होती हैं और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डाइट की तरफ चली जाती है जिसमें वो बिल्कुल ही इंटेक खत्म कर देती हैं। तो वो आपका वेट लॉस करने की बजाय आपकी डेफिशिएंसीज की तरफ जा रहा होता है. इमोशनल क्लाइमेट, ऑब्वियसली स्ट्रेस की कंडीशन में आप ये जो हार्मोनल हैं खुशी में जो है वो लोगों का ईटिंग बिहेवियर या ईटिंग पैटर्न डिफरेंट होता है. कुछ लोग जो स्ट्रेस में होते हैं वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा सकते, ठीक है। और कुछ लोग खुश होते हैं तो वो ज्यादा खाते हैं. कल्चरल इन्फ्लुएंस, हर जगह का अपना एक कल्चर है जिनका वो एक स्पेसिफिक पैटर्न है ईटिंग का. तो अगर वो उसी पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे तो वो, अगर जैसे वेजन्स है तो वो जो है वो अगर वेजिटेरियन डाइट पे ही फोकस करेंगे और उसमें कोई वो प्रोटीन सोर्स नहीं ले रहे होंगे, इवन प्लांट सोर्सेज भी, तो ऑब्वियसली वो इसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसीज की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे. इफेक्ट ऑफ डिजीज स्टेट ऑन एपिटाइट एंड द एबिलिटी टू एक्वायर द अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. अब जैसे कि कैंसर पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनकी मेडिकेशन की वजह से वो जो कीमोथेरेपी होती है उनको जो है डिजायर ऑफ एपिटाइट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है. दूसरा उनको जो नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन होती है वो भी उनको खाना इंटेक जो है वो सही से करने नहीं देती, फूड इंटेक, और वो भी फिर जो है वो डेफिशिएंसीज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं. न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स, physiological stressors such as infection, acute or chronic disease processes, fever, trauma, anabolic states such as pregnancy, childhood or rehabilitation, overall body maintenance and psychological stress. अब जेनेटिक्स जो है, अब आपकी जेनेटिक्स में है कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है या आप में जो फैट का कंटेंट है
वो इतना ही रहेगा, आप जितना मर्जी कंज्यूम कर लें। कुछ लोग कहते हैं जी इनको खाना नहीं लगता, वो खाना नहीं लगता क्योंकि उनकी जेनेटिक्स में नहीं होता कि उनका वेट गेन हो। फिजियोलॉजिकल स्टेजेस जैसे इन्फेक्शन है, अगर कोई भी क्रोनिक डिजीज है, कोई ट्रोमा है, फीवर है, तो उस चीजों में भी आपकी एक तो बॉडी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, और जो है वो इंटेक डिक्रीज कर देती है इंडिविजुअल की, पेशेंट की। एनाबॉलिक स्टेट्स जो होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी है, चाइल्डहुड है, और जब आप रिहेबिलिटेट हो रहे होते हैं फ्रॉम एनी डिजीज, तो भी आपकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, although a nutrition assessment can be performed routinely for any individual, ideal tool will differ for healthy versus critically ill individual। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही टूल जो है वो सब में यूज कर रहे हो। एज ग्रुप की बेस पे भी टूल डिफरेंट हो सकता है, डिजीज की कंडीशन पे भी टूल डिफरेंट हो सकता है। सपोज आपने मेल न्यूट्रिशन असेस करनी है, ऑब्वियसली वो हेल्दी पर्सन की तो नहीं, आप हेल्दी पर्सन में आपको वाजह नजर आ रहा होता है कि वो मेल नरिश नहीं है, तो जो मेल नरिश होगा उसके लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे। इवन जो अडल्ट हैं उनका मेल नरिशमेंट असेसमेंट टूल अलग है, और जो जीरियाट्रिक पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, उनका डिफरेंट है। Personalized nutrition, it can be identified on the basis of screening information that is routinely obtained at the time of admission to a hospital, in a clinic setting, or after returning to the home-based care. This information is then used to design an individualized nutrition care plan. न्यूट्रिशन केयर प्लान आपको पता है कि क्या होता है, पहले आप असेसमेंट करते हो, फिर आप डायग्नोसिस देते हो, फिर आप उसका इंटरवेंशन प्लान करते हो, और फिर आप उसको मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करते हो। ये डिटेल में पूरा चैप्टर है न्यूट्रिशन केयर प्लान पे, ये मैं आपको नेक्स्ट आगे पढ़ाऊंगी। A thorough assessment increase the likelihood that effective intervention will be applied to resolve the identified nutritional diagnosis. न्यूट्रिशन इम्बैलेंस क्या होता है कि न्यूट्रिशन इम्बैलेंस अब इसलिए आपको पता है कि जितना आपका इंटेक है, आपका एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा है, तो आपका जो न्यूट्रिशन इंटेक है वो बैलेंस हो इम्बैलेंस हो जाएगा, या फिर आपने कम एक्सपेंड किया और ज्यादा खा लिया, ठीक है। तो ये ओवर न्यूट्रिशन में भी आता है, अंडर न्यूट्रिशन में भी आता है। Nutrition is an important factor in the cause and management of several major causes of death and disability in contemporary society. Disease Control and Prevention (CDC), heart disease, stroke, diabetes, and most cancer are influenced by the type and amount of food consumed. जितनी भी आपकी क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक्स हैं, कैंसर है, ये लिंक करते हैं आपके आपने क्या खाया है और कितना खाया है। Nutrition is also significant in major diseases such as obesity, anemia, and osteoporosis. In addition, cirrhosis of the liver and some accident may be associated with excessive alcohol intake. Modification in diet can assist in the prevention of disease, particularly from overweight and obese individuals. In addition, nutrition intake affects gene expression and vice versa, with implication for many disorders. अब कुछ जो है आपके वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, जैसे कि विटामिन ए है, डी है, ये आपके जो है जेनेटिक एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और इसी तरह जेनेटिक एक्सप्रेशन भी इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अगर आपको इन विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो आपका जो जीन एक्सप्रेशन है वो चेंज हो सकता है। State of nutritional deficiency or excess occur when nutrient intake does not match an individual requirement for optimal health. Within the safe range of intake, homeostatic mechanism allow the body to use nutrient equally and effectively, with no detectable advantage gained by a specific intake. As deficiencies or excess develop, adaptations are made to achieve a new steady state without any significant loss in physiologic function. As the intake departs further from the desirable range, the organism accommodate to the changing supply of nutrient by reducing the function, size, or status of the affected body compartment. The nutrition status of an individual is identified the success or failure of these adaptations. For example, before iron deficiency anemia is diagnosed from measure of hematocrit hemoglobin in clinical signs, a gradual diminution in iron store can be diagnosed on the basis of increased iron absorption, decreased serum ferritin level, or bone marrow evaluation. When nutrition reserves are depleted or intake is inadequate to meet daily metabolic need, a state of undernutrition develops. अंडर न्यूट्रिशन जो है हमारे पास वो स्टेम है इनएडिक्वेट इंजेक्शन का, या इम्पेयर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है, या डिसफंक्शनल मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग है, या इंक्रीज एक्सीरीशन है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं जो कि आपको अंडर न्यूट्रिएंट कोज कर सकती हैं। या तो आपने इंजेस्ट ही सही से नहीं कर रहा इंडिविजुअल, या वो इंजेस्ट कर रहा है तो उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है। अगर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर है तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिसफंक्शनल है, या उसकी एक्सक्रीशन बॉडी से ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें कोज हो सकती हैं अंडर न्यूट्रिशन की। Infant, children, pregnant women, individuals with low income, hospitalized person, and older are at greater risk of becoming undernutrition.
impaired growth and development, low resistance to infection, delayed wound healing, poor clinical outcome from disease or trauma, development of chronic disease, and increased morbidity and mortality may results. जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं या जिनको इंजरी होती है या जिन स्ट्रेस या बर्न के पेशेंट होते हैं, उनकी जो बॉडी की प्रोटीन और एनर्जी स्टोर है वो रैपिडली ब्रेक डाउन हो रहा होता है, ठीक है। तो इन केसेस में मेल न्यूट्रिशन और जो प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग है वो पेशेंट की आउटकम को नेगेटिव अफेक्ट करती है, मतलब उसकी जो डिजीज कंडीशन है उसको फर्दर एग्जैजरेट करती है। जो हॉस्पिटल मेल न्यूट्रिशन है वो मोर देन 30 years ago in a landmark article by Butterworth, yet the problem continues today. It is estimated that in an academic hospital in the United States 25 to 50% of patients show some type of malnutrition, generalized wasting, or protein depletion. This is most detrimental in a lengthy stay hospital stay. इसीलिए जो कहते हैं कि जितना ज्यादा आपका हॉस्पिटल का स्टे इंक्रीज करता जाता है उतनी ज्यादा आपके मेल नरिशमेंट के चांसेस और आपके जो इनटेक है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो अंडर न्यूट्रिशन है, हमारे पास ओवर न्यूट्रिशन भी एक सिचुएशन होती है। ये दोनों चीजें आपकी न्यूट्रिशन इम्बैलेंस में आती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ओबेसिटी, डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आते हैं, ठीक है। These condition may also result in poor clinical outcome. Obesity is associated with low grade inflammation, high level of inflammatory markers such as C-reactive protein and pro-inflammatory cytokines. Obesity has reached epidemic proportion in the United States. अच्छा, अब जो हमारे पास obesity का या chronic diseases का रेशो है, पहले जो थी वो हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं उनका रेशो ज़्यादा होता था, लेकिन जैसे जैसे अब हमारी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी चेंज होती जा रही है, हमारे पास जो है ट्रेंड चेंज होता जा रहा है और जो रेट है या प्रेवलेंस है क्रोनिक डिजीज की वो इंक्रीज होती जा रही है। In US, 1/3 of all adults are classified as obese and 300,000 deaths per year in the US are related to obesity. CDC कह रहा है ये। Assessing the obesity injured patient present an even greater challenge. Screening tool that identify one to be at risk only when undernourished may label to injured obese patient as low risk level and less likely to be identified as having the potential for increased morbidity. More appropriate tools are needed to accurately assess this population. Nutrition well-being and the continuum of nutritional health are essential concept to understand. Indeed, the best nutrition-based strategy for promoting optimal health and reducing the risk of chronic disease is to choose a wide variety of nutrient-rich food to use as supplement. Many factors help in measure whether a person is at nutritional risk. Factors to consider include food and nutrient intake pattern, psychological factor, medical and health histories, physical condition associated with particular disease states, and biochemical disorders, body weight and fatness, physical examination, biochemical abnormalities, medication regimens, and use of herb or botanical products. जब भी हम स्क्रीनिंग करते हैं तो जो मैंने अब पीछे बताया जो न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक, सबसे पहले आप उसका न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो असेस करते हो, फिर आप उसकी डायग्नोज करते हो, फिर आप उस पर इंटरवेंशन लगाते हो, गोल सेट करते हो या आपने न्यूट्रिएंट डिलीवरी करनी है, एजुकेट करना है, काउंसल करना है और फिर आप लास्ट में उसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करते हो। ये आपको अगर एक फिगर नजर आ रही हो तो उन्होंने ऑप्टिमल न्यूट्रिशन स्टेटस को 2 चीजों में बैलेंस कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट इनटेक में और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में, ठीक है। न्यूट्रिएंट इनटेक की बात है तो फूड इनटेक और अब्जॉर्प्शन आती है, और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में आपकी हमारे पास जो बॉडी मेंटेनेंस और वेलबींग, उसका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, उसकी ग्रोथ, उसका इन्फेक्शन चीज आ रही होती है। जो फूड इनटेक है उसमें हम लेते हैं उसकी डिजीज, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, बिहेवियर, इमोशन, कल्चरल प्रेशर। अब्जॉर्प्शन में हमारे पास आ रही होती है इन्वायरमेंट, डिजीज, फिजियोलॉजिक स्ट्रेस, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये दोनों चीजें जो मिलके हैं हमारे पास ऑप्टिमल न्यूट्रिशन स्टेटस को फुलफिल कर रही होती है। अच्छा, जो न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग है आइडली जो है हमारे पास ये सिचुएशन है कि हर एक को एक पीरियोडिक स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए, एनुअली या बाय एनुअली, ठीक है। तो वो स्क्रीनिंग हर इंडिविजुअल को अपनी करानी चाहिए। Just as a medical provider conducting an annual health examination, a trained nutrition provider conducts regular nutrition evaluation. To provide cost-effective nutrition service in today's healthcare environment, it is important first to screen patients and find those who are at nutritional risk.
Screening proceeds the NCP provided by a registered dietitian. The purpose of a nutrition screen is to quickly identify individuals who are malnourished or at nutritional risk and determine whether a more detailed assessment is warranted. अब इस चीज में वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह डॉक्टर्स जो हैं वो एनुअली एक हेल्थ एग्जामिनेशन करते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या रजिस्टर्ड डाइटिशियन हैं उनको भी एक इवेल्युएशन या न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग करनी चाहिए ताकि वो डिटरमिन कर सके कि कौन सा इंडिविजुअल जो है वो रिस्क पे है और उसको फर्दर जो है वो असेसमेंट की जरूरत है. In most settings, the nutrition screen is completed by dietetic technician, nurse, physician, or other qualified healthcare professional. Once completed, patients who are at nutritional risk are referred to a RD to perform a more in-depth assessment. Evaluation of intake is truly the specialized role of dietetic profession as it required depth and skill related to nutrition and food sciences, social and behavioral sciences, physiology, and biochemistry. Although the component of nutrition screening may vary slightly from one setting to another, the tool should be simple and easy to complete, inclusive of readily available data, cost effective and effective in identifying nutrition problem. जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं वो कोई भी टूल हो सकता है, लेकिन उसके कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए. एक तो वो सिंपल होना चाहिए, इजी टू कंप्लीट होना चाहिए कि अगर जो आपको पेशेंट है या आपका जिसको आप काउंसल कर रहे हो या जिसको आप असेस कर रहे हो वो अगर इतना एलिजिबल नहीं भी है, तो इतना पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो वो उसको इजीली कंप्लीट कर सके. ठीक है, उसमें वो सारा डाटा अवेलेबल होना चाहिए जिस जो आपको ज़रूरत है उसकी असेसमेंट के लिए. कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और न्यूट्रिशन आइडेंटिफिकेशन, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का इफेक्टिवली आइडेंटिफाई कर सकता हो. द टूल मस्ट बी बोथ रिलायबल and valid to measure what is supposed to measure. In a survey of clinical nutrition manager, most common screening include history of weight loss, current need for nutrition support, skin breakdown, poor intake, and chronic use of modified diet. Further information in which the information is further information collected during nutrition screening depend on setting in which the information is obtained. Home है, clinic है, hospital है. लाइफ स्टेज कौन सी है, डिजीज टाइप क्या है, अवेलेबल डाटा क्या है, रिस्क प्रायोरिटीज क्या है. मतलब डिपेंड, अगर लाइफ स्टेज है, अडल्ट है, चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट है, इन्फेंसी में है या एल्डर पेशेंट है. ठीक है, डिजीज क्या है, क्रोनिक है, क्रोनिक में कौन सी है, कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है. फिर आप उसके ऊपर क्या अवेलेबल डाटा क्या आपने उससे रिलेटेड, उस डिजीज से रिलेटेड या उस लाइफ स्टेज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चनिंग करनी है. और फिर आपने आइडेंटिफाई करनी कि क्या रिस्क प्रायोरिटीज है उस स्पेसिफिक एज ग्रुप में और उस डिजीज के लिए. The goal for the screening process. Regardless of the information gathered, the goal of screening is to identify individuals who are at nutrition risk, those likely to become at nutritional risk, and those who need further assessment. For example, being 80 or older, having low nutrient intake, losing the ability to eat independently, having swallowing and chewing difficulties, becoming bedridden, having pressure ulcer or a hip fracture or dementia, and suffering from 2 or more chronic illness are factor for concern of a nutritional screen. अच्छा, अब जब भी अगर आप इसी तरह लाइफ स्टेज का मतलब यही है कि अगर एडल्ट है तो उसकी रिक्वायरमेंट और होंगी, अगर एक एल्डर है तो उसके लिए जो है न्यूट्रिशन असेस करने का तरीका और होगा. वन यूजफुल स्क्रीनिंग टूल इज मेल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल. इसे हम मस्ट भी कहते हैं. Developed by Stratton and colleagues to assess malnutrition rapidly, easily, accurately, and completely. ठीक है, जो मस्ट उन्होंने डिजाइन किया था, उन्होंने मल्टीपल डिसिप्लिन और प्रोफेशनल जो थे उन्होंने उसको डिजाइन किया था. 3 इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया उन्होंने यूज किए थे. करंट वेट एंड हाइट जो कि उन्होंने बीआई में डिटरमाइन करने के लिए लिया था. अनइंटेंशनल वेट लॉस क्या था और अक्यूट डिजीज इफेक्ट क्या था उसके न्यूट्रिशन इंटेक पे फॉर ग्रेटर देन 5 ईयर. ठीक है, इस तरह वो क्वेश्चनिंग करते थे. These 3 components work better together to predict outcome rather than the individual component. Once the score are added, the overall risk of malnutrition can be determined using 3 category. अगर वो लो रिस्क पे है तो उसको आप 0 नंबर दोगे, अगर मीडियम पे से 1 और अगर वो हाई रिस्क पे तो अबव 2 उसको जो है रैंक करोगे और लास्ट में फिर आप उन स्कोर को एड अप कर लोगे और फिर आप डिटरमिन करोगे कि वो मैलनरिश था कि नहीं था. इसके अलावा जो है मिनी न्यूट्रिशन असेसमेंट टूल है जिसे एमएनए भी कहते हैं. एमएनए जो है वो रैपिड और रिलायबल मेथड है. ओल्डर पेशेंट में ज्यादा यूज किया जाता है एमएनए को.
इसमें बहुत स्क्रीनिंग सेक्शन भी है, असेसमेंट सेक्शन भी है। जो स्क्रीनिंग पोर्शन है उसमें फूड से, वेट से, मोबिलिटी से, स्ट्रेस से और न्यूरोसाइकोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका एक शॉर्टर वर्जन भी है और एक लॉन्गर वर्जन भी है, ठीक है। तो ये सब आपको जो है वो इजीली मिल जाएंगे गूगल करने पे। इसका शॉर्टर वर्जन भी, लॉन्गर वर्जन भी, मस्ट भी। और एक और टूल है जिसे हम कहते हैं जीरियाट्रिक न्यूट्रिशनल रिस्क इंडेक्स। ये भी जीरियाट्रिक पेशेंट या एल्डरली पेशेंट में है। ये सीरम एल्बुमिन के डिफरेंसेस करंट और प्रीवियस बॉडी वेट पे बेस्ड कर रहा होता है। आइडियल बॉडी वेट हम कैलकुलेट करते हैं इन प्लेस ऑफ यूजुअल बॉडी वेट, बिकॉज यूजुअल और नॉर्मल वेट इज ऑफन डिफिकल्ट टू असेस इन ओल्डर पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि अगर कोई बेड रिडन है और वो जा नहीं सकता मशीन तक, तो ऑब्वियसली फिर आपको उनका आइडियल बॉडी वेट लेना पड़ता है। The GNRE can be used to predict the risk of malnutrition from weight loss and low BMI associated with illnesses and functional decline. Regardless of the tool used, the management of undernutrition require a multidisciplinary approach, dietary and environmental improvement, managing multiple comorbidities, avoiding polypharmacy, and the need for supplementation or tube feeding should be considered. अच्छा, ये कुछ एक टेबल है 4.2। इसमें रिस्क फैक्टर बताए गए हैं कि अगर फूड एंड न्यूट्रिएंट इनटेक पैटर्न है उससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर हैं, लो लिटरेसी है, लैंग्वेज बैरियर है, ये सब चीजें जो हैं वो ये चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। फिजिकल कंडीशन में हमारे पास एज है, प्रेगनेंसी है, फैटनिंग है, ओबेसिटी है, क्रोनिक डिजीजेज हैं, प्रेशर अल्सर्स हैं। ये सारी डिजीजेज जो हैं वो फिजिकल कंडीशंस में आती हैं। एबनॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज, लिपिड प्रोफाइल नहीं सही, उसका जो सीबीसी रिपोर्ट है वो खराब है, एलएफटी खराब है, आरएफटी खराब है, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये सब चीजें खराब है, तो वो हमारे पास एबनॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज में आएंगी। मेडिकेशन में जो है वो क्रोनिकली यूज हो रही हैं। पॉलीफॉर्मेसी ये है कि आप मल्टीपल और कंकरेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं मेडिकेशन का, ड्रग न्यूट्रिएंट इंटेक्शन हो रहा है, उसके कोई साइड इफेक्ट है, तो ये आपके मेडिकेशन में आते हैं। अच्छा, ये है आपके पास मस्ट, ठीक है। ये उन्होंने मस्त दिखाया हुआ है कि लो रिस्क पे 0 देना है, मीडियम रिस्क पे 1 देना है, हाई रिस्क पे 2 देना है। और बीएमआई स्कोर को देखना है, अगर बीएमआई जो है वो लेस देन 20 है या ग्रेटर देन 30 है तो उसको 0 देना है। अगर 18.5 से 20 है तो 1 देना है, और लेस देन 18.5 है तो उसे 2 देना है, ठीक है, मेल नरिशमेंट में। उसके बाद वेट लॉस देखना है, अगर वेट लॉस जो है वो लेस देन 5% है तो 0 देना है, अगर 5 to 10% है तो 1 देना है, और ग्रेटर देन 10% है तो उसे 2 देना है। और एक्यूट डिजीज इफेक्ट स्कोर आप जो है ऐड करते हो 2 इफ देयर हैज बीन और लाइकली टू बी अ न्यूट्रिशनल इनटेक फॉर ग्रेटर देन 5 डेज से, ठीक है, तो फिर आप उसको 2 दोगे, वरना उसको 0 या 1 दे दोगे, ठीक है। और इनको कंबाइन करोगे और फिर आप देखोगे कि वो किस में आ रहा है, ठीक है, और उसकी बेस पे फिर जो है आप उसकी फर्दर असेसमेंट करोगे। ये है हमारे पास जेनरेट्रिक न्यूट्रिशन रिस्क इंडेक्स। इसमें एल्ब्यूमिन बेस होता है और वेट बेस होता है। इसमें आप फिर उनका आइडियल बॉडी वेट पुट करते हो और इसमें उनकी एल्ब्यूमिन की वैल्यू पुट करते हो, ठीक है। अगर तो वो लेस देन 82 है तो वो मेजर है, अगर वो मॉडरेट है 82 से 92, और लो है वो 92 से 98, और अगर ग्रेटर देन 98 है तो नन, ठीक है। उनका जो भी इंडेक्स आएगा अगर ग्रेटर देन 98 है तो नॉन रिस्क है, अगर 92 से 98 आएगा तो लो रिस्क है, अगर 82 से 92 आएगा तो मॉडरेट है, और अगर 82 से भी लेस आएगा तो वो मेजर रिस्क है।